हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम आज मिशन 360 आउट ऑफ 360 का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर नंबर 1 जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। अब चलिए हम बिना किसी वक्त को ज़ाया करते हुए हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एन ओवरव्यू ऑफ सेल है, ये जो है हमारी थर्ड हेडिंग है इस चैप्टर की। तो इसमें हम सेल का ओवरव्यू देखेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट टॉपिक नज़र आते जाएंगे। सबसे पहले देखें, ये जो लाइन है, यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ऑनियन पील एंड ह्यूमन चीक। तो बात की जा रही है यहाँ पे प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। प्लांट सेल की और एनिमल सेल की। एनिमल सेल मतलब ह्यूमन चीक और प्लांट सेल मतलब ओनियन सेल। आपको पता ही है कि ओनियन एक प्लांट है। यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल्स इन एन ओनियन पील एंड ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। जैसे कि आपने प्रैक्टिकल्स में या पिछली क्लासों में आपको प्रैक्टिकल्स कराए गए होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा कि ओनियन सेल माइक्रोस्कोप के अंडर जो है आपने देखा होगा या फिर ह्यूमन चीक आपने माइक्रोस्कोप में देखा होगा। लेट अस रिकोलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। आइए हम उसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रिकोलेक्ट करते हैं, दोबारा उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। द ओनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल। ओनियन सेल जो है वो एक प्लांट सेल है। इट हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। ये भी हम पिछले लेक्चर में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि प्लांट सेल में क्या होती है, एक यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है। प्लांट सेल में क्या होती है, एक यूनिक करेक्टरिस्टिक होती है कि उनमें सेल वॉल होती है। एंड एज इट्स आउटर बाउंड्री, जो कि उसके बाहर होती है, एंड जस्ट विद इन इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, इज़ द सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल, ठीक है। और प्लांट सेल के बाहर हमने पढ़ा है कि क्या होता है, सेल वॉल होती है। अब हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है कि सेल वॉल के बिल्कुल ही अंदर एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। जिसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो प्लांट सेल में क्या होती है, सेल वॉल होती है और उसके अंदर क्या होती है, जस्ट विद इन इट, बिल्कुल ही सेल वॉल के अंदर एक और लेयर होती है जिसका नाम सेल मेम्ब्रेन। ये हमारा ओनियन सेल के बारे में हमें दो इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल चुकी हैं। अब हम ह्यूमन चीक सेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इट हैज़ एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ह्यूमन सेल एक एनिमल सेल होता है और एनिमल सेल के बाहर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी है। और उसी को यानी कि यहाँ पे ह्यूमन सेल का एक्सपेरिमेंट किया गया तो उसके बाहर एक डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर दिखा गया। डिलिमिटिंग मीन्स आउटर स्ट्रक्चर्स विच लिमिट्स द बाउंड्रीज ऑफ दैट सेल। तो उसको क्या बोला गया, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं, उसको एक प्रॉपर नाम दिया जाता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है, जो कि एनिमल सेल की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है। प्लांट सेल की सेल वॉल होती है। अब हम बाहर के बारे में तो हम थोड़ा बहुत नज़र मार चुके हैं। अब हम आस्ता आस्ता सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है। सेल के अंदर जाएंगे तो सेल के अंदर हमें एक डेंस स्ट्रक्चर नज़र आएगा। डेंस का मतलब आपको पता होगा, डेंस बोलते हैं हम घनी चीज़ को, यानी कि बहुत ही घना एक स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। हम जैसे ही अंदर गए, सेल के अंदर गए, हमें एक डेंस स्ट्रक्चर दिखा। डेंस भी हमें पता चल गया और वो स्ट्रक्चर कौन सा है वो भी पता चल गया, वो है हमारे पास न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के बारे में बताया गया है कि ये एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन मतलब आउटर कवरिंग। यह है हमारे पास न्यूक्लियस और इसके बाहर क्या होगा, एक मेम्ब्रेन होगी। इट इज़ आल्सो अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। जैसे कि हमने सेल पढ़ा था, सेल के बाहर क्या था, एक मेम्ब्रेन थी जिसको क्या बोलते हैं, इफ़ इट इज़ अ प्लांट सेल देन इट इज़ कॉल्ड एज सेल वॉल, इफ़ इट इज़ एनिमल सेल देन इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसको एक प्लांट सेल लेके चलते हैं तो इसका हम नाम बोलेंगे सेल वॉल। प्लांट सेल की एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इसकी आउटर लेयर क्या होती है, सेल वॉल, ठीक है। अब हम न्यूक्लियस तो पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस के बारे में हमें क्या चीज़ें पता चली, सेल के अंदर होता है। दूसरी चीज़ क्या पता चली, ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है। तीसरी चीज़ क्या पता चली, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है। अब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस में होता क्या है। दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोजोम्स। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोजोम्स होते हैं। विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है और उस जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए, और डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और उस जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए बोलते हैं। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है या क्रोमोसोम्स क्या होते हैं या डीएनए क्या होता है, ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमें समझ आता जाएगा। इसलिए यहाँ तक आपको क्या याद रखना है कि सेल होता है, सेल की वाल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए बोलते हैं।
Now the cells that have membrane bound nuclei are called eukaryotics, whereas the cells that lack membrane bound nucleus are called prokaryotic. अब हम न्यूक्लियस के बेस पे भी सेल को हम दो चीज़ों में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है। अगर इस न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर पाई जाए, जो कि अभी हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, और हम अगर एक और न्यूक्लियस ले लेते हैं अपने पास, ठीक है, ये दो टाइप के न्यूक्लियस हैं। अब दो टाइप के न्यूक्लियस के बेस पे भी हम सेल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। सेल को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। अगर उस न्यूक्लियस के बाहर इफ़ दैट न्यूक्लियस कंटेन अ मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन आपको दिख रही होगी, तो हम उन वाले सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे, ठीक है। अगर वही वाला न्यूक्लियस है लेकिन उनके बाहर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक। अगर न्यूक्लियस के अराउंड एक लेयर है तो उसे हम यूकैरियोट्स बोलेंगे, अगर न्यूक्लियस के अराउंड लेयर नहीं है तो उसे हम प्रोकैरियोट्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बारे में एक कॉमन चीज़ पढ़ेंगे कि इन दोनों के अराउंड जो है वो एक कॉमन चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेल है, ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक, हम मान के चलेंगे ये यूकैरियोट सेल है। तो अब अपने दिमाग में सोचें कि यूकैरियोट सेल में क्या न्यूक्लियस के अराउंड मेम्ब्रेन होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल सही, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगी, एक मेम्ब्रेन होगी अगर ये यूकैरियोट सेल है, ठीक है। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में एक कॉमन चीज़ होती है सेल्स के अंदर, वो क्या होता है। तो वो मैं आपको बताता चलूँ, ये लाइन में जो लिखा हुआ है, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल। तो उसमें क्या होता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन चीज़ क्या होती है, एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है जिसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। अराउंड न्यूक्लियस एक क्या पाई जाती है, एक फ्लूइड टाइप मटेरियल, पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं होगा, ना ही पूरा का पूरा सॉलिड होगा, ना ज़्यादा ना पूरा का पूरा लिक्विड होगा, वो एक सेमी मीन्स हाफ मिक्स्ड टाइप की एक मैट्रिक्स होगी, एक लेयर होगी जो इसमें स्प्रेड हुई होगी, ठीक है। और उस लेयर को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक। हमें अभी तक क्या पता चल चुका है, हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, हम सेल वॉल पढ़ चुके हैं, हम न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, और अब हमारे पास एक नई इन्फॉर्मेशन आई है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है ये भी हमें पता चल चुका है कि ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में एक कॉमन सी लेयर होती है जो न्यूक्लियस के अराउंड होती है, सेल के अंदर होती है, और ये सेल का मेन एरिया जो है वो ऑक्युपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल, यानी कि सेल की जो वॉल्यूम होती है, बचा कुचा एरिया होता है, वो ये ऑक्युपाई करती है। कैसी होती है ये मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है, ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होती है, एक जेली टाइप लेयर होती है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, ठीक। अब साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा सा हम और जानने की कोशिश करेंगे। साइटोप्लाज्म इज़ द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। अब साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, साइटोप्लाज्म हमें पता है ये कि कॉमन चीज़ है प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, दोनों में। उसके बाद ये कॉमन चीज़ है प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। किसी किस्म का भी सेल हो उसमें साइटोप्लाज्म का होना ही है, साइटोप्लाज्म वहाँ पे होगी ही। और साइटोप्लाज्म का काम क्या है, साइटोप्लाज्म का काम ये है कि साइटोप्लाज्म में सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी। क्या होगा, सेलुलर एक्टिविटीज़ होंगी। सेल में जितने किस्म के छोटे बड़े काम होंगे, मैक्सिमम टाइप के काम जो हैं वो साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। ये इसका एक फंक्शन है। आगे क्या लिखा है, वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर्स इन इट एंड इट कीप्स द सेल इन लिविंग स्टेट। वेरी इंपॉर्टेंट, वो कौन सी चीज़ है सेल के अंदर जो सेल को जिंदा रखती है, जिंदा स्टेट में रखती है, लिविंग स्टेट में रखती है, तो वो है केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं, केमिकल रिएक्शंस साइटोप्लाज्म में होती हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस का क्या मतलब हुआ, यानी कि इंसान के अंदर कुछ भी अगर होता है तो वो रिएक्शंस की बदौलत होता है। यानी कि हमारे अंदर बॉडी में हर टाइम पे कोई ना कोई रिएक्शन, कोई ना कोई 2 या 3 या 4 चीज़ें आपस में रिएक्ट हो रही होंगी और हमारी बॉडी का फंक्शन हो रहा होगा, तो वही उन्हीं चीज़ों को बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कहाँ पे होती हैं, साइटोप्लाज्म में होती हैं। और केमिकल रिएक्शंस का होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि सेल को हमें लिविंग स्टेट में रखना है।